सो गुड मॉर्निंग क्लास। आज हमारा टॉपिक है फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन एंड फाइनेंसिंग डिसीजन दोनों अलग टॉपिक्स है। फाइनेंशियल डिसीजन में ये तीनों डिसीजन आते हैं। कौन कौन से? इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन का बेसिकली मीनिंग होता है कि आपको आपके बिजनेस के लिए मनी की फंड्स की रिक्वायरमेंट है। तो आज सबसे पहले तो पता करोगे कि हमें कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है, उसके बाद में उसको लेकर आने की सोचोगे कि हमें वो फंड कहाँ से लेके आना है। डेब्ट से लेके आना है, हमें वो फंड उधार लेना है, या तो हमें इक्विटी इशू करनी है, शेयर इशू करना है। तो बेसिकली क्या होता है, फाइनेंशियल डिसीजन पढ़ लेते हैं। फर्म मस्ट डिसाइड बेस्ट मीन्स ऑफ फाइनेंसिंग फॉर न्यू असेट्स एंड बेस्ट ओवरऑल मिक्स फाइनेंसिंग फॉर द फर्म। अच्छा, हमें पैसा चाहिए तो क्यों चाहिए होगा? आपको बिजनेस में पैसा चाहिए, क्या रीजन हो सकते हैं, वो क्यों चाहिए? एक्सपेंशन के लिए, या फिर आपको कुछ न्यू एसेट्स या फिर फिक्स एसेट्स खरीदनी है, उसके लिए आपको पैसा चाहिए होगा। सेलेक्ट सच सोर्स विच विल मेक ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। तो आपको वो सोर्स बहुत सारे हो सकते हैं। आप बैंक से लोन ले सकते हैं, आप अपने फ्रेंड से ले सकते हैं, फैमिली से ले सकते हैं, इक्विटी इशू कर सकते हैं। उसमें से आपको वो सेलेक्ट करना है जिससे आपका ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर बने, मतलब डेट और इक्विटी का जो कॉम्बिनेशन है वो सबसे अच्छा हो सके। Important to decide the proportion of various sources in overall capital mix। अब इस फाइनेंसिंग डिसीजन में हम क्या करते हैं कि हम लोग प्रोपोर्शन डिसाइड करते हैं कि हमें डेब्ट कितनी लेनी है और इक्विटी कितनी लेनी है। केवल डेब्ट ही लेनी है या केवल इक्विटी लेनी है, सब प्रोपोर्शन डिसाइड करना, प्रोज एंड कॉन्स डिसाइड करना, वो सारे डिसीजन हम कितने लेते हैं? फाइनेंशियल डिसीजन में, फाइनेंसिंग डिसीजन में। Debt equity ratio should be fixed in such way that it help maximize the profitability of concern। Debt और equity का जो रेशियो है वो हमेशा कितना रहता है? कितना होना चाहिए? 2:1। इससे क्या होगा कि जो मैक्सिमाइज प्रॉफिटेबिलिटी, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट और कॉस्ट आपकी कम से कम लगे, आपको उस तरह का इसका प्रोपोर्शन रखना है। जरूरी नहीं है हमेशा यही प्रोपोर्शन रहे, हर अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज के लिए अलग अलग तरह के प्रोपोर्शंस रहते हैं। ठीक है। मोर डेब्ट्स विल इंक्रीज द रिटर्न ऑन इक्विटी बट इट विल इन्वॉल्व फिक्स इंटरेस्ट लायबिलिटी। ठीक है, अगर आप डेब्ट ज्यादा लोगे तो आपकी रिटर्न्स तो अच्छे आएंगे, डेब्ट ज्यादा लोगे तो आपके रिटर्न्स तो अच्छे आएंगे, लेकिन साथ में फिक्स इंटरेस्ट, जो फिक्स कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, फिक्स इंटरेस्ट आपका लायबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मोर इक्विटी, अब इक्विटी में देखो, अगर आप इक्विटी ज्यादा लेते हो तो परमानेंट फंड हो जाता है। अगर आप इक्विटी लेते हो तो एक ऐसा पैसा आपके पास आ जाता है जिसको वापस कोई नहीं लेने वाला। जब तक आपका बिजनेस चलेगा वो पैसा बिजनेस में रहेगा। आपको पता है ना, ओनर्स फंड हमेशा रहता है बिजनेस में। ठीक है, बट द शेयर होल्डर विल एक्सपेक्ट हायर रेट ऑफ अर्निंग। लेकिन कोई आपके बिजनेस में पैसा लगाएगा ही क्यों जब तक उसको हायर रेट ऑफ अर्निंग नहीं मिल रही है। तो अगर आप इक्विटी ज्यादा ले रहे हो तो आपके पास फंड्स तो आ जाएंगे, लेकिन वो क्या एक्सपेक्ट करेंगे आपसे कि उनका रिटर्न जो है वो ज्यादा दिया जाए। Therefore, there must be proper balance between the various sources। तो इसलिए दोनों के बीच में बैलेंस होना जरूरी है। ऐसा नहीं दोनों को बराबर रख दें, बैलेंस होना जरूरी है कि आपकी फिक्स कॉस्ट भी ना बढ़े और रिटर्न भी अच्छा आए। इसके बाद में है if capital structure is able to minimize the risk and raise the profitability। चलो, हमें ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर चाहिए जिसमें जो रिस्क क्या हो? मिनिमाइज, कम से कम हो, और प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो? इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि एक आइडियल प्रोपोर्शन क्या रहता है, तो आप ये लिखेंगे कि फंड्स का वो प्रोपोर्शन जिसमें रिस्क मिनिमाइज हो और प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो, वो आइडियल प्रोपोर्शन ऑफ फाइनेंसिंग रहता है या फिर फंड्स रहता है। मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स विल गो अप, मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स। अगर किसी बिजनेस में प्रॉफिट्स अच्छे हो रहे हैं तो उसके शेयर के मार्केट प्राइस क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। ऑब्वियस है, प्रॉफिट अच्छे हो रहे हैं तो रिटर्न भी अच्छा दे रहा होगा। ठीक है, तो उसकी गुडविल बढ़ेगी जिससे कि उसके शेयर्स के मार्केट प्राइस क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। और जब शेयर्स के मार्केट प्राइस बढ़ते हैं तो वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स भी बढ़ जाती है। प्रॉफिट
शेयर होल्डर्स वेल्थ और शेयर बताई थी मैंने, प्रॉफिटेबिलिटी और शेयर होल्डर्स वेल्थ में क्या फर्क है। प्रॉफिट होना मतलब इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब प्रॉफिट को इंक्रीज करना। शेयर होल्डर की वेल्थ को इंक्रीज करना मतलब ईपीएस का इंक्रीज होना। जो शेयर की प्राइस है, पर शेयर की प्राइस है, वो इंक्रीज होना। तो शेयर होल्डर्स की वेल्थ वैसे बढ़ती है। उनके पास जो भी शेयर्स है, उनके पास में 100 रुपए के खरीदे थे, आज वो 1000 रुपए के हो गए। इससे क्या हुआ है, उनकी वेल्थ इंक्रीज हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंशियल डिसीजन। ऐसी क्या चीजें हैं जिससे हमें सोच के कहीं से पैसा उठाना पड़ेगा। ऐसे क्या फैक्टर्स है जो हमें सोच समझ के, कहीं से भी पैसा तो लेके नहीं आ सकते हो ना। कुछ फैक्टर्स है, कुछ चीजें जिनके बारे में सोच के लेकर आओगे पैसा। तो क्या फैक्टर्स है, सबसे पहला क्या है, कॉस्ट। कॉस्ट कैसे होनी चाहिए, जिसकी कम होगी वो आप पैसा लेके आओगे। किसी कम होती है, डेब्ट की, इक्विटी की। डेब्ट की फिक्स कॉस्ट ज्यादा होती है और इक्विटी की फ्लोटिंग कॉस्ट ज्यादा होती है। दोनों की कॉस्ट तो होती है। ठीक है, आप कौन सी कॉस्ट बियर कर रहे हो, आप वो वाला डिसीजन लोगे। ठीक है, कॉस्ट में क्या कह रहे हैं, फाइनेंसिंग डिसीजंस आर ऑल अबाउट अलोकेटिंग द फंड्स एंड cost cutting. The cost of raising funds from the various sources differ a lot. The most common effective source should be selected. जो भी effective source होगा उसको आप क्या करोगे, select करोगे। रिस्क, रिस्क किसमें ज्यादा रहेगा ये बताइए आप। इक्विटी में रिस्क ज्यादा है, डेब्ट में रिस्क ज्यादा है। इक्विटी में रिस्क ज्यादा है। कितने बच्चे कह रहे हैं इक्विटी में रिस्क ज्यादा है, 2 3। डेब्ट में रिस्क ज्यादा है, 1 2। इक्विटी में तो रिस्क है ही नहीं। इक्विटी तो ओनर्स फंड है, उसके बदले में तो हमें देने के लिए हम ऑब्लिगेशन है ही नहीं हमारे को। डेब्ट में हमें फिक्स इंटरेस्ट देना पड़ेगा हर मंथ, इसलिए रिस्क किसमें ज्यादा रहता है, हमेशा डेब्ट में ज्यादा रहता है। तो जिसमें कम रिस्क है, अगर हम रिस्क कंसिडर कर रहे हैं तो रिस्क किसमें कम होगा, इक्विटी में। The danger of starting a venture with the funds from the various sources differ. Large risk is linked with the funds which are borrowed than the equity funds. This risk assessment is one of the main aspect of financial decision. ठीक है, इसमें कह रहा है कि लार्जर रिस्क, जितने भी फंड्स हैं उनमें रिस्क क्या रहता है, लार्जर रहता है एक्सपेक्ट फ्रॉम इक्विटी फंड। इक्विटी का रिस्क सबसे कम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कैश फ्लो पोजीशन। आपकी कैश फ्लो पोजीशन अगर अच्छी है, आपके कंपनी में पैसा बहुत इजीली आ रहा जा रहा है, लिक्विडिटी बनी हुई है, तो आप कौन सा डिसीजन लोगे, इक्विटी का हैंड रेस करिए, इक्विटी नहीं लेंगे। कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है तो आप इक्विटी नहीं लेंगे, डेब्ट लेंगे। यस करेक्ट, डेब्ट लेंगे, क्योंकि अगर हमारे पास लिक्विडिटी है तो हम फिक्स इंटरेस्ट पे कर पाएंगे, तो हम डेब्ट ही लेंगे ना। हमारा कंट्रोल कंसिडरेशन, हमारा कंट्रोल क्यों हम डाइल्यूट करेंगे। ठीक है, कैश फ्लो इज द रेगुलर डे टू डे अर्निंग ऑफ द कंपनी। गुड और बैड कैश फ्लो पोजीशन गिव कॉन्फिडेंस एंड डिस्करेजमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्ट फंड इन द कंपनी। मतलब गुड एंड बैड कैश फ्लो, अगर गुड है, हमारा कैश फ्लो अच्छा है, तो हम क्या ऑप्शन चूज करेंगे, डेब्ट का। अगर हमारा कैश फ्लो अच्छा नहीं है, हमारा पैसा अटका हुआ रहता है, इजीली हमारे पास पैसा आता नहीं है, तो हम ऑब्वियस हमारे पास चांस नहीं, क्या लेंगे हम, इक्विटी। नेक्स्ट है कंट्रोल। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बिजनेस का कंट्रोल हमारे ही पास में रहे, अगर हम चाहते हैं हमारे बिजनेस का कंट्रोल हमारे ही पास में रहे, तो डिवाइड ना हो, तो डेब्ट डिसीजन कौन लेगा, डेब्ट का डिसीजन लेंगे और इक्विटी का कौन लेगा। यस गुड, क्योंकि इक्विटी में ओनर्स फंड है, आपकी ओनरशिप डिवाइड हो जाएगी, ओनरशिप डाइल्यूट हो जाएगी इक्विटी लेते से ही, तो वहां पे आपका कंट्रोल कंसिडरेशन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अगर आप चाहते हैं आपके बिजनेस में आप ही का ही कंट्रोल रहे, तो डेब्ट ज्यादा रखना पड़ेगा। In the situation where existing investment need to hold control of the business, then finance can be raised through borrowing money. Borrowing money और debt सेम होता है, पता है ना आपको। borrowed fund and owners fund पढ़ा रखा है मैंने आपको।
However, when they are prepared for diluting control, अगर वो चाहते हैं कि उनका कंट्रोल डाइल्यूट हो जाए, क्योंकि उन्हें एक बड़े अमाउंट की मनी की जरूरत है और वो अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि ठीक है हमें पैसा, हम पता नहीं कि पैसा आगे रीपे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो वो अपना कंट्रोल डाइल्यूट कर देते हैं और क्या चूज करते हैं? इक्विटी। हमेशा ऐसा वो चाहते हैं कि हमारा कंट्रोल डाइल्यूट कर दो, तो ऑब्वियस है क्या चूज करेंगे? इक्विटी। Condition of the market. The condition of the market matters a lot for the financing decision. During boom period, issue of equity is the majority. When during the depression, अगर बूम रहेगा तो आप इक्विटी इश्यू करोगे क्योंकि आपके पास आपके शेयर्स खरीदने के लिए बहुत सारे लोग रहेंगे। अगर डिप्रेशन में जा रहे हैं तो शेयर कोई नहीं खरीदता, शेयर के प्राइस गिर रहे हैं, तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन बचता है? ओनली डेब्ट। यहां तक समझ में आ गया? नेक्स्ट है कि अब हमारे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आएंगे। ये सब पढ़ने के बाद में हमारे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आएंगे फंड कहीं से लेके आने से पहले। अगर आपके दिमाग में सारे क्वेश्चंस का आंसर क्लियर है, मतलब आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है, सॉरी फाइनेंशियल डिसीजन जो है समझ में आ गया। पहले व्हेन द फंड इज रिक्वायर्ड, पैसा कब चाहिए ये आपको क्लियर होना चाहिए। जिस टाइम पे मनी की जरूरत है उसी टाइम पे मनी अवेलेबल रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें विद इन 2 मंथ मनी की रिक्वायरमेंट है और हम 15 डेज पहले से हम देखने जा रहे हैं मनी कहाँ से मिल जाती है। नो, हमें उस सही समय पे सही अमाउंट ऑफ मनी हमें अलोकेट नहीं हो पाएगी। इसलिए हमें सबसे पहले टाइम को कंसिडर करना चाहिए कि पैसा की हमें जरूरत कब है, उससे पहले वो हमें उसका इंतजाम कर देना चाहिए। वेयर टू एक्वायर द फंड फ्रॉम, अब दो तरह कहाँ से ले सकते हैं हम फंड? बोरोड फंड एंड ओनर्स फंड। ये आपको डिसीजन पता है कैसे कैसे आप ये बोरोड फंड में से लेंगे या फिर ओनर्स फंड में से? बता दिया ना, मैं आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली देख सकते हो। हाउ टू एक्वायर फंड फ्रॉम, अब इनसे फंड कैसे लेकर आए? ओनर्स फंड में से हम इक्विटी इश्यू करेंगे या प्रेफरेंस इश्यू करेंगे या फिर रिटेन अर्निंग को यूज करेंगे। बोरोड फंड में से हम बैंक से लोन लेंगे, किसी रिश्तेदार से लोन लेंगे, ठीक है। व्हाट शुड बी द डेब्ट इक्विटी मिक्स, अगर आप दोनों से ही पैसा ले रहे हो तो उसका मिक्स क्या होगा? डेब्ट का क्या रेशियो होगा और इक्विटी का क्या रेशियो होगा? सोर्स ऑफ रेजिंग इक्विटी एंड डेब्ट, किस तरह से ब्रोकर्स करोगे, किस तरह से खुद जाके इक्विटी इश्यू करोगे, डेब्ट लोगे, तो क्या वे रहेगा आपका? कंसिडर द वेरियस मेथड टू इंप्रूव ईपीएस एंड मार्केट वैल्यू, ये तो हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है ही कि हमें ईपीएस को इंक्रीज करना है, वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स को इंक्रीज करना है। नेक्स्ट डिसीजन हमारे आते हैं डिविडेंड डिसीजन। हमारे पास पैसा आ गया, हमने पैसा इन्वेस्ट भी कर दिया, अब उस पैसे ने हमको कुछ तो रिटर्न दिया होगा। अब वो जब रिटर्न हमारे पास आ जाएगा उसके बाद हमें कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं, वो सब किसमें आते हैं? डिविडेंड डिसीजन। द टर्म डिविडेंड रिफर्स टू द पार्ट ऑफ प्रॉफिट, डिविडेंड का मतलब क्या होता है? पार्ट ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स शेयर होल्डर्स, जो कि ऐसा पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो कि डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है किसमें? शेयर होल्डर्स में। क्यों? क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था हमारे कंपनी पे, ठीक है। द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, हमारी शेयर कैपिटल में उन्होंने क्या किया था? इन्वेस्टमेंट किया था। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट कर सकते हैं? सबसे पहले अर्निंग्स। अगर हमारी अर्निंग्स अच्छी है, ज्यादा है, तो हम डिविडेंड भी ज्यादा देंगे। सही कह रही हूँ कि मैं? अगर आपके प्रॉफिट अच्छे, अर्निंग्स अच्छी, तो आप डिविडेंड भी ज्यादा दोगे ना। सही बात है, आप कमा रहे हो तो बांटोगे तो सही, ठीक है। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आर पेड आउट ऑफ द प्रेजेंट एंड पास्ट इनकम। कॉन्सिक्वेंसेज अर्निंग इज नॉट वर्दी डिटरमाइन द डिविडेंड, कि आपको कितना डिविडेंड मिलेगा ये किस पर डिपेंड है? कि कंपनी की अर्निंग्स क्या है। समझ में आया? नेक्स्ट है डिपेंडेबिलिटी ऑन इन अर्निंग्स, एंड ऑर्गेनाइजेशन हैव अ हायर एंड स्टेबल अर्निंग। अच्छा, आपकी अर्निंग्स कैसी है? फ्लक्चुएटिंग है या स्टेबल है? अगर आपकी अर्निंग्स फ्लक्चुएटिंग है कि आपका प्रॉफिट 80% से 20% से 50 से 10 आ जाता है, तो आप स्टेबल जो है डिविडेंड नहीं दोगे, ठीक है, क्योंकि कभी आपको प्रॉफिट कभी लॉस हो रहा है। लेकिन अगर आपकी अर्निंग स्टेबल है तो एक स्टेबल डिविडेंड आप शेयर होल्डर्स को दे सकते हो।
इस अगर आपकी फ्लक्चुएटिंग है तो आपको कुछ अमाउंट ऑफ रिटेन अर्निंग रखनी पड़ेगी जो कि लॉस के टाइम पे आपको काम में आएगा। इसलिए सब कुछ आप पे नहीं कर सकते, सारा का सारा प्रॉफिट आप पे नहीं कर सकते, शेयर नहीं कर सकते। बैलेंसिंग डिविडेंड, फॉर द मोस्ट पार्ट ऑर्गेनाइजेशन अटेम्प्ट टू बैलेंस आउट डिविडेंड पर शेयर। अ consistent dividend is given every year. A change in made in the organization income potential has gone up and not only the income of the present year. ठीक है, बैलेंसिंग डिविडेंड की कई कंपनी ऐसी है जो एक अमाउंट में डिविडेंड पे करती है हमेशा हर साल, ताकि उनकी गुडविल बनी रहे, चाहे उनको लॉस हो या प्रॉफिट हो। ठीक है, तो अगर आप इस तरह की कंपनी है जो कि एक बैलेंस अमाउंट में डिविडेंड पे कर रहे हैं तो आपको उसका प्रोविजंस पहले से ही रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपका एक्सपेंड करने का इरादा है, आपका कोई फिक्स एसेट खरीदने का इरादा है और आपको इस साल प्रॉफिट हुआ है, तो क्या सारा प्रॉफिट आप डिविडेंड में दे देंगे? अगर फ्यूचर में आप चाहते हैं कि मुझे एक्सपेंड करना है, मुझे मेरा बिजनेस को बढ़ाना है, मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो क्या मैं इस साल या इन दिनों में हुआ प्रॉफिट में पूरा का पूरा डिविडेंड में पे कर दूंगी? नहीं। आप ऐसी सिचुएशन में अर्निंग पर शेयर रिटेन अर्निंग्स को ज्यादा रखेंगे। जो अपना प्रॉफिट है वो कहां पे रखेंगे? रिटेन अर्निंग में, उसको पे आउट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्या है? कैश फ्लो। अगर आपकी कंपनी का कैश फ्लो बहुत अच्छा है, लिक्विडिटी बनी रहती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉफिट आया आप उसको बांट दो। लेकिन अगर आपकी कंपनी का कैश फ्लो अच्छा नहीं है, आपके पास लिक्विडिटी नहीं रहती, तो आप सारा पैसा बांटोगे क्या? नहीं बांटेंगे। तो हम कहाँ रखेंगे? रिटेन अर्निंग में, कि जब हमारे पास लिक्विडिटी ना रहे तब हम उसको यूज कर लें। ठीक है, ये समझ में आया? नेक्स्ट रहेगा शेयर होल्डर्स चॉइस। अब आपको बांटना है नहीं बांटना, ये आपकी चॉइस थोड़े ना, ये तो किसकी है? शेयर होल्डर्स की। वो तो कह देंगे नहीं हमें तो चाहिए, प्रॉफिट हुआ है तो हमें एज एन डिविडेंड चाहिए। तो अगर शेयर होल्डर्स ने ऐसा बोल दिया तो आपको देना पड़ेगा। और शेयर होल्डर्स ने कह दिया कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, कंपनी एक्सपेंड करेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, तो जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो हमारे को डिविडेंड भी बढ़ा हुआ मिलेगा। शेयर होल्डर्स की चॉइस पे भी डिपेंड करता है। अगर वो चाहेगा तो उसको देना पड़ेगा डिविडेंड, और नहीं चाहेगा तो आप रिटेन अर्निंग में रख सकते। नेक्स्ट है टैक्सेस। देखो यहाँ पे compare tax rate on a dividend with the capital gain. Tax rate is applicable to increase the market price of the share. If the tax rate on dividend is lower, shareholders will prefer more dividend, vice versa. कि अगर टैक्स रेट कम हुई तो डिविडेंड क्या रहेगा? ज्यादा। टैक्स रेट कम हुई तो आप ज्यादा डिविडेंड दे सकते हो, क्योंकि आपके अर्निंग्स पे, आपके पर शेयर प्राइस पे टैक्स लगता है। और अगर टैक्स रेट बढ़ गई तो ऑब्वियस है डिविडेंड कैसा पे करोगे? वाइस वर्सा, रिवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है, स्टॉक मार्केट। अगर स्टॉक मार्केट में द मोस्ट पार्ट एंड एक्सपेंशन ऑफ डिविडेंड पॉजिटिवली इफेक्ट द स्टॉक मार्केट थ्रू अ लेसिंग ऑफ नो इंक्रीमेंट में नेगेटिवली इफेक्ट द स्टॉक मार्केट। अगर आप बहुत समय से शेयर होल्डर्स को पे नहीं कर रहे हो, डिविडेंड नहीं दे रहे हो, तो इसका नेगेटिव इफेक्ट आपके स्टॉक मार्केट में पड़ेगा। आपकी जो शेयर की प्राइस है वो क्या हो जाएगी? कम, क्योंकि शेयर होल्डर्स को बिल ही नहीं रहा प्रॉफिट, तो आपका शेयर बेचेंगे तो आपकी शेयर प्राइस क्या हो जाएगी? कम। तो ये स्टॉक मार्केट में आपकी कंपनी को कहां ले जाएगा? डाउनफॉल। The next three factors are access to capital market, huge organization with a good reputation. जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो लॉस होने पर भी अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट देते हैं, ताकि उनकी जो रेपुटेशन है वो स्टॉक मार्केट में बनी रहे। जैसे कि टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, ये हमेशा एक अच्छा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर्स को देते हैं, चाहे से उनको लॉस भी क्यों ना हो, वो प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को देते हैं, ताकि उनकी रेपुटेशन जो है वो शेयर मार्केट में बनी रहे। कॉन्ट्रैक्चुअल एंड लीगल कॉन्स्ट्रक्ट। कई बार कुछ लॉ ऐसे होता है या कुछ कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे होता है जिसमें आप, जैसे प्रेफरेंस शेयर में होता है कि आपको 10% या 20% या 15% जो इंटरेस्ट है देना पड़ेगा, उनका प्रेफरेंस राइट होता है। तो इस सिचुएशन में तो आपको कहीं से भी लाके पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, while giving credit to an organization once a while a leading party may force certain terms and conditions on the payback the dividend in futures. कई बार आपको फोर्स करा जाता है किसी सिचुएशन में कि आप इतना डिविडेंड तो दो ही। The organization are required to guarantee that the profit payout does not abuse the terms of loan of understanding any matter. तो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको गारंटी देनी पड़ती है
कि वो जितना उनका बनता है उतना प्रॉफिट तो देगा। लास्ट है सर्टेन अरेंजमेंट ऑफ द कंपनीज। कंपनीज की भी कुछ पॉलिसीज होती है जिसमें वो डिसाइड करती है कि हमें हमारे शेयर होल्डर्स को सम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, प्रॉफिट देना पड़ेगा, चाहे से हम प्रॉफिट कमाएं कि लॉस। ठीक है, इसमें से यानी 5 भी अगर आपको समझ में आ गए तो वेल एंड गुड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे तीनों डिसीजंस खत्म हो रहे हैं। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जिसके न्यूमेरिकल्स हम वीडियो में कवर करेंगे।